गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ के सभी बच्चे अपनी हिंदी रीडर की बुक निकालिए। क्लास सेवन्थ के सभी बच्चे अपनी हिंदी रीडर की बुक निकालिए। आज हम आपको इसमें पढ़ाएंगे चैप्टर 7 विक्रम और बेताल की कथा। सभी बच्चे चैप्टर 7 निकालिए, विक्रम और बेताल की कथा। ये देखिए, विक्रम और बेताल की कथा। प्यारे बच्चों, इस कहानी में लेखक ने विक्रम और बेताल के माध्यम से हमें समाज के एक ऐसे कीड़े के बारे में जागृत किया है जिसे सब भ्रष्टाचार कहते हैं, जैसे रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, स्वार्थ वृत्ति, यश की लालसा आदि। ये सभी चीज़ें धीरे धीरे हमारे जीवन मूल्यों अथवा आदर्शों को नष्ट कर रहे हैं। आइए इस चैप्टर की रीडिंग लगाते हैं। विक्रम फिर बेताल को वृक्ष से उतार लाया। बेताल को अपने कंधे पर लटकाकर विक्रम आगे का सफ़र तय करने लगा। बेताल बोला, हे विक्रम, मैं तेरी लगन से बहुत खुश हूँ, पर तू मानेगा नहीं, तो फिर मैं तेरे मनोरंजन के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक कपड़े का व्यापारी रहता था जिसका नाम था हसमुख सेठ। जैसा नाम वैसा काम, हमेशा सबसे हंसकर मिलता था। 24 घंटों में से 20 घंटे उसके होठों पर चौड़ी मुस्कान झूलती रहती। बात करते समय भी उसके मुख पर ऐसी मीठी मुस्कान खेलती, दांत जैसी दीनता बताते और आँखों में ऐसी लाचारी होती कि सामने वाले से यदि वह सर भी कलम करने को कहता तो वह बिल्कुल न झिझकता। वह ईमानदार भी बहुत था और धर्म को मानने वाला भी था। वह सुबह शाम मंदिर जाता और रोज लगभग 1 घंटा एकाग्रता से ईश्वर की प्रार्थना करता था। ग्राहक से बात करते समय अक्सर ईमान से कहता था, हे विक्रम, धर्मात्मा व्यक्ति की परीक्षा तो ईश्वर बार बार लिया करता है। बस ये समझ लो कि हसमुख सेठ पर कई मामले मुकदमे चलते रहते थे। कभी कोई उस पर मुकदमा कर देता तो कभी वह किसी पर मुकदमा कर देता। एक बार ऐसा ही कोई मुकदमा उस पर चल रहा था कि जज साहब का तबादला हो गया, जिसके सामने वह मुकदमा आगे खोलिए मुकदमा था। हालांकि हसमुख की हार निश्चित थी, पर वह निराश नहीं हुआ, क्योंकि उसे तो बस अपने ईश्वर पर विश्वास था। नए जज साहब एक रोज बाजार गए कमीज के लिए कपड़ा खरीदने। संयोगवश वे हसमुख सेठ की दुकान में घुस गए। सेठ ने तो देखते ही उन्हें पहचान लिया। अपनी गद्दी छोड़कर दरवाजे पर गया और हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। कुर्सी आगे की ओर उन्हें बैठने को कहा और फिर पूछा, बड़ी कृपा की साहब, क्या करूं? साहब ने कहा, कमीज का कोई अच्छा सा कपड़ा दिखलाओ। सेठ लग गया काम पर और सभी अच्छे कपड़ों के थान खोलकर साहब के सामने फैलाने लगा। ऐसे प्रेम विभोर होकर कपड़ों के थान साहब को दिखाने लगा जैसे भक्त भगवान को भोग लगाता है। साहब ने एक कपड़ा पसंद किया और सेठ ने पूछा, क्या भाव है इसका? हसमुख सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, क्यों शर्मिंदा करते हो साहब, आप ही की दुकान है, बताइए कितनी कमीजों का कपड़ा काट दूं? साहब के चेहरे के हाव भाव कठोर हो गए। वे बोले, ऐसा मैंने कभी नहीं किया, आप दाम बताओ। हे विक्रम, साहब भी कम ईमानदार न थे। उस वक्त 2 ईमानदार आमने सामने थे। सेठ कुछ देर तक तो चुप रहा, फिर हार मान ली और हाथ जोड़कर बोला, 4 रुपये साथ आने।
कीमत सुनते ही फिर से साहब के चेहरे के हाव भाव बदल गए। कठोर भाव अब पीड़ा में बदल गए। बहुत परेशान लग रहे थे। हंसमुख बड़े ध्यान से साहब को बदलते हाव भाव देख रहा था और मन ही मन दुखी हो रहा था। झिझकते हुए साहब ने कहा, नहीं भाई नहीं, इतना महंगा नहीं पहन सकते। जैसे ही वे उठकर जाने लगे, हंसमुख ने उनसे विनती की और कहा, साहब कीमत की चिंता मत कीजिए। अचानक साहब को फिर से क्रोध आ गया और दुकान से बाहर निकल गए। सेठ हंसमुख उन्हें आंखों से ओझल होता हुआ देखता रहा। शाम को वह भगवान के आगे बैठा तो बस आंखों के सामने साहब का उदास चेहरा ही घूम रहा था। बार बार यही सोचता कि कितनी विवस्था थी उन मजबूत आँखों में, कितने दिल से उन्होंने कपड़ा पसंद किया था, पर कीमत सुनते ही चेहरा कैसे उतर गया था। कितनी देर तक वह यही सोचता रहा कि साहब क्या सोचते होंगे कि कहने को तो हम बड़े अफसर हैं, पर मन का कपड़ा भी नहीं पहन सकते। अचानक उसे अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाई दी, कैसा भगवान का बंदा है तू हंसमुख, क्या तू अफसरों की हालत से अनजान है? दुखी मन की इच्छा कैसे पूरी करनी है क्या तू नहीं जानता? फिर क्या फ़ायदा तेरी पूजा वंदना का? मूर्ख, दया धर्म का मूल है। उसका मन भर आया और आंसुओं की धारा बहने लगी। ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर बोला, भगवान मुझसे बड़ी भूल हो गई। वस्त्र के मामले में आपकी उदारता जानता हूँ। आपने द्रौपदी की लाज बचाने को साड़ियों का ढेर लगा दिया। ये अफसर लोग आज के समाज की द्रौपदी हैं और महंगाई के दुशासन ने उनके कपड़े छीन लिए हैं। मेरे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि आपका ये भक्त भी किसी का दुख दूर कर सके। उसने खुद से ही वादा किया कि वह 1 महीने के भीतर ही साहब को उस कपड़े की कमीज पहना कर रहेगा। 8 दिन बीत गए। 9वें दिन सुबह हंसमुख नियम से उठा, नहाया धोया, भगवान के आगे हाथ जोड़े, तिलक लगाया, दुकान से उसी थान में से 4 कमीजों का कपड़ा काटा और कागज में लपेटकर बगल में दबाया और पहुंच गया सीधा साहब के बंगले पर। जज साहब ने पूछा, कैसे आना हुआ सेठ जी? हंसमुख सेठ ने कपड़ा खोला और साथ साथ बोलता रहा, हुजूर अभी पिछले हफ्ते बम्बई गया था। वहाँ एक पीस की दुकान में यह कपड़ा बड़े सस्ते दाम में मिल गया। आपको विश्वास नहीं होगा हुजूर, यह 7 आने गज का पड़ा है कपड़ा। मुझे याद था कि आपको पसंद था तो मैं सब ले आया। 6 कमीजों का कपड़ा था, 2 कमीजों का मैंने अपने लिए रख लिया और 4 कमीजों का आपके लिए ले आया। इतना कहकर उसने साहब के हाथ में दे दिया। आगे खोलिए। साहब ने कपड़ा देखा, फिर सेठ को देखा, इधर उधर देखा, फिर कहा, बड़ा सस्ता मिल गया, आपने बहुत अच्छा किया जो ले आए। हंसमुख सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब हम तो हमेशा सेवा करने को तैयार है, धन दौलत साथ नहीं जाती, यह प्रेम और सेवा ही साथ जाती है। साहब ने खुशी खुशी 7 आने गज के हिसाब से कीमत दी और सेठ के सहर्ष स्वीकार कर ली। सेठ ने भी सहर्ष स्वीकार कर ली। शाम को हंसमुख भगवान के सामने बैठा और हाथ जोड़कर विनती करने लगा, प्रभु आपके आशीर्वाद से मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब साहब अवश्य ही उस कपड़े को पहन सकेंगे। बेताल आगे बोला, हे विक्रम, कमीजें बन गई और पहनने लायक हो गई। जिस दिन साहब के सामने हंसमुख का मामला पेश होना था, उसी दिन सुबह तैयार होने के लिए साहब ने अपनी अलमारी खोली और सामने नई कमीज को देखकर रह नहीं पाए और तुरंत ही उसने उसे पहन लिया। जब मुकदमा पेश हुआ तब साहब ने पक्ष विपक्ष सुना और समझा। उसी समय हंसमुख सामने से साहब की ओर देखता हुआ निकल गया। दोनों मुस्कुराए। विक्रम बोला, विक्रम, उस छवि का वर्णन तो शारदा भी नहीं कर सकती। साहब ने फैसला लिखने के लिए कलम उठाई। उसी समय किसी अंतः प्रेरणा से उनकी नज़र अपनी कमीज पर पड़ी। सहसा एक चमत्कार हुआ। पल में ही वह कपड़ा फौलाद से परिवर्तित हो गया। कमीज के वजन से साहब की रीढ़ झुक गई। कमीज धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और साहब के अंग कसने लगे। कॉलर ने सिकुड़कर गला घोट दिया। साहब करहा उठे और घबराकर साहब ने फटाफट फैसला हंसमुख के पक्ष में लिख दिया। एक क्षण में ही कमीज फिर से कपड़े की हो गई। ये चमत्कार कैसा था, कुछ समझ न आया। हंसमुख की जीत की खबर खुशबू की तरह फैल गई। सब बहुत हैरान हुए
कोई कहता साहब ने ईमान खो दिया, तो कोई कहता ईमान तो सेठ का गया। अब कथा समाप्त कर बेताल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हे विक्रम, तूने पूरी कथा सुन ली, अब तू बता कि ईमान किसका गया, साहब का, हंसमुख का या दोनों का। विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, ईमान किसी का नहीं गया, क्योंकि हंसमुख ने कपड़े के दाम लिए और साहब ने भी दाम देकर कपड़ा खरीदा। यह सुनकर बेताल जोर से हंसा। बेताल विक्रम के कंधे से उड़कर उसी वृक्ष पर जाकर लटक गया। तो प्यारे बच्चों, ये इस चैप्टर की रीडिंग हुई। अब देखिए, अभी आपको इस चैप्टर की रीडिंग लगाई। आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। पहला है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। किसका तबादला हुआ था, सेठ का, साहब का, विक्रम का। तो तबादला हुआ था साहब का, तो इस पर निशान लगाइए, साहब का। अब आगे है दूसरा क्वेश्चन, किसने किसे कहानी सुनाई, विक्रम ने बेताल को या सेठ ने साहब को या वेताल ने विक्रम को। तो इसका सही आंसर है वेताल ने विक्रम को। सभी बच्चे इस पर टिक लगाएंगे। अब थर्ड, सेठ किस चीज़ का व्यापारी था, कपड़े का, लकड़ी का, अनाज का। तो इसका सही आंसर है कपड़े का। फोर है, सेठ ने कितने दिनों के अंदर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने को कहा, 15 दिनों में, 1 महीने में, 2 महीने में। तो इसका सही आंसर है 1 महीने में। साहब ने किस दाम में कमीज का कपड़ा खरीदा, 7 आने गज, 4 रुपये 7 आने, 10 आने गज। तो इसका सही आंसर है 7 आने गज। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।